तो बेटा हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर के पास कितने पैरामीटर्स होते हैं स्पेशली उसके पावर कंजम्पशन नोट करने के लिए। आपने देखा था एक आमतौर पर जब हम नोट करते हैं कि ट्रांजिस्टर आउटपुट सेक्शन में कितना पावर कंज्यूम करता है, आप लिखते हैं पी आउट इज इक्वल टू आई सी ई इंटू वी सी ई। देखिएगा 3 पैरामीटर है ना, पावर, करंट एंड वोल्टेज। तो क्या हम तीनों की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेटिंग्स बताई गई हैं। मैक्सिमम रेटिंग से हमें ये पता चलता है कि वीसी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी अप्लाई की जा सकती है, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। आईसी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, उससे ज्यादा जा नहीं सकता। पावर मैक्सिमम कितना डिसिपेट कर सकता है ट्रांजिस्टर, इसका मतलब है कितना आमतौर पर होता पता क्या है, जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है तो हीट जनरेट हो रही होती है। हीट अप की वजह से जाहिर है कि गर्म होता है। अगर एनवायरनमेंट में ये उस हीट को सिंक ना कर पाए, प्रॉपरली उसको ट्रांसफर ना कर पाए, तो ये फर्दर हीट अप हो जाता है और हीट अप की वजह से जो आपका ट्रांजिस्टर है वो डैमेज हो जाता है। ओके, तो जिस तरह आपने देखा होगा ना, प्रोसेसर के ऊपर प्रॉपर एक फैन लगा होता है, हीट सिंक भी लगा होता है, फैन भी लगा होता है। अगर किसी वजह से आपके लैपटॉप का फैन खराब हो जाए तो प्रोसेसर के खराब होने का खतरा होता है कि नहीं होता ऐसा? हेलो। यस सर। वो तमाम डिवाइसेस या अप्लायंसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो वहाँ पर हीट सिंक का सेटअप लगाया जाता है, या इवन फैन लगा। इवन आपने गाड़ी में देखा होगा, रेडिएटर होता है, अलग से फैन भी होता है जो क्या करता है, इंजन को ठंडा होने से और गर्म होने से रोकता है, एक उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अगर वो प्रॉपर काम ना करे तो गाड़ी इंजन में बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, गाड़ी में आग तक लग सकती है, होता है ना। तो इसी तरह यहाँ पर ट्रांजिस्टर की भी रेटिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? रेटिंग्स। इट मींस मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स। तो क्या एक क्वेश्चन माइंड में रेज होता है, क्या तीनों पैरामीटर्स मैक्सिमम वैल्यू पर एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं? द क्वेश्चन इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे? जब हम इस क्वेश्चन कर्व को देखते हैं, इस कर्व से मैं वही चीजें आपके सामने लिख देता हूँ। इस कर्व से हमें ये पता चलता है कि एक साथ ये तीनों चीजें मैक्सिमम अप्लाई नहीं की जा सकती। देखिएगा, दिस इज वीसीई मैक्सिमम, दिस इज आईसी मैक्सिमम। ये दोनों एक साथ मैक्सिमम अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ होंगे। इस पॉइंट पर पता चलता है कि जो पावर प्रोडक्ट है वो पावर रेटिंग से एक्सीड कर जाता है। ऐसा है कि नहीं है? ये जो पिंक लाइन है, दिस शोज द पावर रेटिंग्स, मैक्सिमम पावर रेटिंग्स। अगर आपके ट्रांजिस्टर की का ऑपरेटिंग पॉइंट, देखिए ये डॉट लगा दिया मैंने, ये ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकता है। आमतौर पे जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है तो इस तरह से करता है। देखिएगा इधर मैं आपको लाइन लगा कर दिखाता हूँ। ऑपरेटिंग पॉइंट्स इस एरिया में लाए करते हैं। ओके, आमतौर पे जब भी आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स इस एरिया में लाए करते हैं, इसीलिए इसे हम लोड लाइन कहते हैं। अभी पीछे ही आउट ऑफ देख रहा है ना लोड लाइन का। हेलो हेलो। यस सर। लोड लाइन का टॉपिक देखा था ना। आमतौर पे जब आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो ऑपरेटिंग पॉइंट्स इस एरिया में लाया करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट्स मींस जब जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा तो आप देखेंगे उसकी करंट की वैल्यू क्या है, आईसी की वैल्यू क्या है, वीसीई की वैल्यू क्या है, और यहाँ पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी, वो ये मिलती है। लेकिन जब ट्रांजिस्टर को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो ये बताते हैं कि ये पी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जानी चाहिए। तो जैसे इस ट्रांजिस्टर की रेटिंग बताई गई है कि यहाँ पर 500 मिलीवॉट मैक्सिमम पावर रेटिंग है। इसका मतलब है इस एरिया में, ये जो व्हाइट एरिया है, कहीं पर भी वीसीई और आईसी का प्रोडक्ट 500 मिलीवॉट नहीं बनेगा, बल्कि इससे कम ही होगा। 500 मिलीवॉट कहाँ बनेगा? ये जो पिंक लाइन है इसके ऊपर 500 मिलीवॉट बनेगा। जैसे ही पावर रेटिंग, पावर कंजम्पशन 500 मिलीवॉट से ज्यादा होगी, ट्रांजिस्टर फौरन डैमेज हो जाएगा। इसलिए कि वो जो हीट है उसे प्रॉपरली, जो हीट जनरेट होगी उसे प्रॉपरली इन्वायरमेंट में ये ट्रांसफर नहीं कर पाएगा और हीट अप की वजह से डैमेज हो जाएगा। तो ये आपको पावर रेटिंग का तो बता दिया कि ये पी मैक्सिमम वैल्यू 500 हो सकती है, 500 मिलीवॉट फॉर दिस मॉडल, यानी फॉर दिस एग्जांपल। तो जब ये 500 मिलीवॉट प्रोडक्ट आईसी और वीसी का, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहां पर ये आंसर 500 मिलीवॉट का आंसर आए? तो देखिएगा, ये बता दिया गया है कि अगर वीसीई की वैल्यू आप
वोल्ट रखते हैं, तो उस केस में आपके पास जो करंट की वैल्यू है ये कितनी बनती है? ये 100 मिली एम्पियर बनती है। कितनी बनती है बेटा? 100 मिली एम्पियर। इसका मतलब है कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर भी आप इससे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? इसलिए नहीं यूज कर सकते कि यहाँ पर VCE रेंज में है, पावर प्रोडक्ट भी रेंज में है, बट IC आपने देखा वो रेंज से एक्सीड कर गया है, वो 100 मिली एम्पियर चला गया है, जबकि आपके पास IC की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 50 मिली एम्पियर। इससे ऊपर आप जा नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम एक काम करते हैं, VCE को 10 वोल्ट पर ले आते हैं। जब 10 वोल्ट पर लाते हैं तो IC की वैल्यू 50 मिली एम्पियर आती है। इसका मतलब है ये जो रेटिंग्स है ना, ये तीन, ये देखिएगा, ये रेटिंग एप्लीकेबल है, इसलिए कि यहाँ पर IC आपके पास रेंज में है। आप VCE को 15 वोल्ट तक ले आए, अगेन रेंज में आ गया 33 मिली एम्पियर। ठीक है, आप 20 वोल्ट तक ले आए, अगेन रेंज में आ गया। अब देखिएगा ये तीन वैल्यूज है ना, 1 2 3, ये तीन वैल्यूज वो हैं, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन वो हैं जहां पर आपका ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सकता है। इसलिए कि तीनों की वजह से जब ये कॉन्फ़िगरेशन सेट की जाती है तो ना ही VCE, ना ही IC और ना ही PDMax, तमाम के तमाम वैल्यूज अपने रेंज में होती हैं। कोई भी वैल्यू लिमिट को एक्सीड नहीं करती। क्लियर? अगर आप इस ऊपर वाले कॉम्बिनेशन पर आएंगे तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं ऑपरेट कर पाएगा? हेलो? इसलिए कि आपने ये देख लिया कि जो IC है उसकी जो मैक्सिमम सैचुरेटेड वैल्यू है, प्रैक्टिकली जो एप्लीकेबल हो सकती है, वो 50 मिली एम्पियर है, और यहाँ पर कितनी बन रही है? 100. 100 मिली एम्पियर। आगे समझ में रेटिंग का क्या मतलब होता है? हाँ Yes, sir. हाँ। तो इसी तरह अगर आप वैसे देखना चाहें तो आप एक काम करें कि जैसे ये 20 है तो आप इसको 25 करेंगे, और यहाँ क्या होना चाहिए आपके पास? 25 4, 4 पे 200 है, 8 पे 400 है, और सॉरी 4 पे 100 है, 8 पे 200 है, 16 पे 400 है, एंड 20। देखिएगा यहाँ पर आप 25 करेंगे और यहाँ पर 20 करेंगे तो करंट तो अभी भी रेंज में है मिली एम्पियर में, बट ये जो वोल्टेज है ये एक्सीड कर जाएगा। सही है? तो ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है। आपको पता चल गया कि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना, इन पर ही ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर सकता है, इस पर ऑपरेट नहीं कर सकता। ये एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ठीक है, फिर ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, और ये मैं एक बार पेपर में दिया भी था मैंने। ओके, पर देखिएगा क्या बताया गया है। The transistor in fig 4.19 has the following maximum ratings. आपको सारी की सारी मैक्सिमम रेटिंग्स बता दी गई हैं। P 800 मिलीवॉट है, VCE 15 वोल्ट है, और IC 100 मिली एम्पियर है। ओके, हेलो? आपने डिटरमाइन क्या करना है? आपने डिटरमाइन ये करना है कि VCC की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम कितनी रखनी चाहिए ताकि रेटिंग कोई भी एक्सीड ना करे अपने लिमिट से। ये देखिएगा, ये मैक्सिमम, ये VCC, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या सेट की जानी चाहिए ताकि ट्रांजिस्टर अपनी रेटिंग से एक्सीड ना करे, अपनी रेंज में रहे। तो ओके, हम देख लेते हैं। इन चीजों को देखते हुए हम इनपुट साइड से हमेशा ऑपरेट करेंगे, अपने आप को स्टार्ट करेंगे इनपुट साइड से। ये VBB है, 5 वोल्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस 5 वोल्ट आपको पता चलता है कि IB करंट कितना बनता है? 195 माइक्रो एम्पेयर। जब आप ये करंट यूज करते हैं, बीटा DC की ये वैल्यू यूज करते हैं, तो आपके पास IC की वैल्यू आती है 19.5 मिली एम्पेयर। कितनी आती है बेटा? हेलो? 19.5. यानी कि इन कंडीशन में, इस कंडीशन में जब VBB 5 वोल्ट हो तो आपको IC अकॉर्डिंग टू इनपुट साइड
जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो है 19.5 मिली एम्पेयर। यहाँ पर हम देखते हैं कि आईसी मैक्स तो बहुत ज्यादा है, 100 मिली एम्पेयर है, ठीक ठाक स्पेस है हमारे पास, है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि करंट में तो हम सेफ साइड पर हैं। अब हम आते हैं दूसरी साइड पर, हमने लिखा आईसी इज, आगे क्या लिखा है? आईसी इज मच लेस देन आईसी मैक्स एंड इज आइडियली विल नॉट चेंज विथ वीसीसी। आईसी जिसने बता दिया कि ये तो वीसी, आपको मैंने बताया था ना इससे पहले कि वीसीसी के थ्रू भी हम आईसी को कंट्रोल करते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? वीसीसी बढ़ाते हैं तो आईसी बढ़ता है, बताया था ना? यस सर। सेकेंडरी कंट्रोल था। तो यहाँ इसने क्या बताया कि अब जब आप वीसीसी चेंज करेंगे तो आपके पास इतनी आसानी से आईसी मैक्स को एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है? तो इसने क्या बताया कि वीसीसी के थ्रू आप आईसी को चेंज नहीं करेंगे, इसलिए कि ये जो वीसीसी है, ये जो आईसी है, ये बीटा डीसी के थ्रू डिटरमाइन किया गया है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरसी, अगर ये आईसी हो, अगर ये आईसी की वैल्यू हो 19.5 मिली एम्पेयर, इनपुट साइड से ये एक्सपेक्टेड आई है ना, तो इस केस में हम देखते हैं कि आरसी, ये जो रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये हमें पता चल गया। यहाँ पर ये वोल्टेज आ गया 19.5 वोल्ट। कितना आया बेटा? 19.5 वोल्ट। अगर ये सेटिंग इनपुट साइड पर 5 वोल्ट हो तो यहाँ पर 19.5 वोल्ट ड्रॉप होता है, और ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर मैक्सिमम कितना वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है? इसके अंदर हो सकता है 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट और ये 19.5 वोल्ट, इसको प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वीसी की वैल्यू बन रही है। ये देखिएगा यहाँ यही किया गया है, वी आर से 19.5 वोल्ट आ गया। वो जो इक्वेशन हम यूज करते हैं VCE इज इक्वल टू VC मैक्स, अच्छा यहाँ क्या बताया कि VCE आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? VC मैक्स हो सकती है। ओके, हमने VCE को VC मैक्स के इक्वल ले लिया, इस इक्वेशन में पुट किया तो देखिएगा VRC नोन है, VCE नोन है, VCC फाइंड करना है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो VC मैक्स आपके पास आ जाएगा 34.5 वोल्ट। ठीक है भी? हेलो, 34.5 वोल्ट आ गया। यस सर। तो आपके पास अब आपको VCC भी मिल गया। अब आपने पावर रेटिंग देखनी है। पावर रेटिंग डिपेंड करती है VCE एंड IC, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है ना। तो VCE तो आपके पास मैक्सिमम जो रेटिंग है वो 15 वोल्ट है, और IC आपके पास आया 19.5 मिली एम्पियर ऊपर इनपुट साइड से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर रेटिंग कितनी आती है? 293 मिली वॉट। कितनी आती है बेटा? 293 मिली वॉट। अब हम देखते हैं ऊपर कितनी रेटिंग थी, पावर रेटिंग 800 मिली वॉट। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, ट्रांजिस्टर जो है ये अभी तक इसने अपनी कोई भी रेटिंग एक्सीड नहीं की है, ठीक है? इसलिए देखिएगा नीचे क्या लिखा हुआ है, सिंस PD max is 800 milliwatt, it is not exceeded when VC is 34.5 volt. So VC max is 15 volt. Is it the limiting rating in this case? If the base current is removed, causing the transistor, it turns off. VCE max will be exceeded first because the entire supply voltage VCC will be dropped across the transistor. Okay. ओके ठीक है। यहाँ इसने क्या बताया कि जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा तो ये सेफ रीजन में होगा, लेकिन अगर आप बेस करंट बंद कर देंगे, बेस करंट जीरो कर देंगे, तो आपको पता ना जब बेस करंट जीरो होता है, सॉरी बेस वोल्टेज जीरो होता है, तो आपका VCC देखिएगा, जब इसे जीरो करेंगे तो I भी जीरो हो जाएगा, I भी जीरो हो जाएगा तो IC जीरो हो जाएगा, और IC जीरो हो जाएगा तो उस केस में आपका ये जो VRC जीरो हो जाएगा। जब VRC जीरो हो जाएगा तो उस वक्त आपके पास ये जो VCE है ये VCC के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। तो आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पर भी डैमेज हो सकता है, इसलिए कि VCC की वैल्यू जो है, जब VCE एग्जैक्टली VCC के इक्वल होगा तो उस केस में लिमिट को एक्सीड कर सकता है। ये इसने यहाँ मेंशन किया। बात आई है कि नहीं आई है? लिखा है सर स्टूडेंट्स को इन कर लेगा। ये बात समझ में आई है? इसमें जो लिखा हुआ है, if the base current is removed causing the transistor to turn off, VCE max will be exceeded first
because the entire supply voltage VCC will be dropped across the transistor. ठीक है, जब आप इस VBB को जीरो कर देंगे तो IB जीरो हो जाएगा, IB जीरो हो जाएगा तो IC जीरो हो जाएगा, IC जीरो हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन VCE is equal to VCC minus ICRC, तो ये जीरो हो जाएगा, देन VC एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर हमने VCC कितना बताया है? VCC बताया है 34.5 वोल्ट, कि आप तकरीबन 35 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाएंगे। इस केस में शुरू में आपको लगेगा कि ट्रांजिस्टर जो है अपनी रेटिंग एक्सीड कर रहा है, ट्रांजिस्टर के डैमेज होने का खतरा होगा। ऑफ कंडीशन में ट्रांजिस्टर के डैमेज होने का खतरा होगा, इसलिए कि यहाँ पर जो बैटरी है ये ज़्यादा लगी हुई है। इसके मुताबिक आप यहाँ पर जो बैटरी है 34 वोल्ट, जब ऑफ कंडीशन में 34 वोल्ट की बैटरी नहीं लगा सकते। ऑफ कंडीशन में आप यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज 15 वोल्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अभी आ गया डी रेटिंग डेटा शीट। डी रेटिंग में लास्ट टाइम मैंने कल क्लास में बताया था कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रेटिंग्स भी कम हो जाती है ट्रांजिस्टर की, इसलिए कि ये जो रेटिंग सेट की जाती हैं ये 25 सेंटीग्रेड के हिसाब से सेट की जाती हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड होगा तो ट्रांजिस्टर कितना हीट अप होगा, इसमें कितनी हीट जनरेट होगी, और 25 सेंटीग्रेड पर जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा तो जो हीट है जनरेटेड वो इजीली एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट अप नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को तो टेम्परेचर एनवायरनमेंट का ज़्यादा होता है 25 सेंटीग्रेड से। ठीक है ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जाहिर है जो ट्रांजिस्टर की जनरेटेड हीट है ये इजीली एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इसके डैमेज होने का खतरा होता है। तो इस केस में ट्रांजिस्टर की जो एक्चुअल रेटिंग्स होती हैं, जो करंट रेटिंग्स होती हैं, जो एक्चुअल रेटिंग से कम हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर रिड्यूस, ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द चेंज रिडक्शन इन PD max। रूम टेम्परेचर पर जब हम यूज़ करेंगे तो इसकी जो पावर रेटिंग्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, जो मेंशन होगी ना डाटा बुक में, जो कैटलॉग में मेंशन होगी, एक्चुअली उससे कम होंगी। ठीक है, इसलिए कि कैटलॉग में जो रेटिंग्स लिखी जाती हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से लिखी जाती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, BJT एज एन एम्पलीफायर। BJT एज एन, हेलो, BJT एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ देखिएगा फौरन आ गया ना, मैंने इससे पहले क्या कहा था, DC एंड AC क्वांटिटीज आ गया ना। यस सर। और ये बताया था कि ये देखिएगा, ये सर्किट था, ये बैटरी लगी हुई है, इसकी वजह से और इसकी वजह से इस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज और जो करंट हैं इनमें DC वैल्यूज होंगी, DC क्वांटिटीज होंगी, बट ये जो सिग्नल है ये ट्रांजिस्टर में AC क्वांटिटीज भी इंड्यूस करवा देगा। आ गया समझ में? इसकी वजह से ट्रांजिस्टर में यहाँ पर AC क्वांटिटीज भी आ जाएंगी। तो अब जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको AC और DC दोनों को अलग से डील करना पड़ेगा। इसका सही इंट्रोडक्शन तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में होगा, ठीक है, अगर आप पढ़ पाए, लेकिन यहाँ पर इतना डिटेल नहीं है। यहाँ पर बस हमने एक ही चीज देखनी है, हम ट्रांजिस्टर को क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, हम ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, एज एन एम्पलीफायर। हमारा मेन टास्क क्या है, हमारा मेन टास्क ये है कि हम जो भी सिग्नल दें वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाना चाहिए। ये देखिएगा, ये सिग्नल वोल्टेज था, जब ये सिग्नल वोल्टेज नहीं था तो VB यहाँ का जो वोल्टेज था, V इनपुट, ये फिक्स था, किसके इक्वल था, एग्जैक्टली VBB के इक्वल था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, अगर VS 0 हो तो उस केस में आप देखेंगे VBB फिक्स रहेगा, एग्जैक्टली फिक्स, इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 तो नहीं, जाहिर है ये फिक्स वैल्यू है थ्रू आउट द टाइम। जब ये फिक्स है तो VCE भी फिक्स होगा। लेकिन जब ये सिग्नल इस VBB को चेंज करेगा, इस यहाँ पर इनपुट चेंज होगा, ये इनपुट वोल्टेज है, तो उस केस में ये भी चेंज होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कैपेसिटर क्यों लगाया गया है?
हेलो, कोई बता सकता है? किसी के माइंड में आइडिया है कुछ? हाँ भाई, नहीं। अब सुनिए गौर से, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर आपको। ये जो सिग्नल सोर्सेज होते हैं, जाहिर है कोई ना कोई सेंसर होगा, ऐसे ही होते हैं ना। सेंसर्स होते हैं जो सेंस करते हैं और उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा ही होता है ना आपके पास बेटा। इनके जी लिए हम सर। ट्रांसड्यूसिंग डिवाइसेस का नाम देते हैं। ये क्या करती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसने कोई भी फिनोमेना था जिसे ये सेंस कर रहा था, उसके मुताबिक उसका, जिस तरह हम जब माइक में बात करते हैं तो हमारी ऑडियो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, सही है। अगर ये कैपेसिटर ना लगाया जाए तो ये जो डीसी वोल्ट है ये परमानेंट है, इसकी वैल्यू सिग्नल से कहीं ज्यादा हो सकती है, इस पर ओवरराइड कर सकता है। क्या कर सकता है ये? इस पर ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइड कर सकता है। यहाँ तो सिग्नल का इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन ये जो सिग्नल सेंसर है ना, ये खराब हो सकता है। सही। ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश इस तरह से होनी चाहिए कि ये जो डीसी वोल्टेज है ना, इस ये इधर ना आ पाए, अलबत्ता सिग्नल उधर चला जाए। ठीक है, जी सर। तो ये बीच में फिर ये भी एक किस्म से बैरियर है। ये ऐसा कि अभी आप कहेंगे कैपेसिटर या बैरियर का रोल कैसे प्ले कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर में सिर्फ बेचारा एक ही काम करता है। क्या करता है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये बताया था ना। यस सर। अब ये बताइए कैपेसिटर में करंट कब फ्लो करेगा? जब वो या तो चार्ज हो रहा होगा, या डिस्चार्ज होगा। अदरवाइज अगर उसकी चार्जिंग फुल हो जाती है, वो फुल हो जाता है, फर्दर करंट फ्लो करेगा। नो सर। कैपेसिटर अपने पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया, अब फर्दर करंट उसमें फ्लो करेगा। नो सर। अगर डिस्चार्ज होते हुए सार फुली डिस्चार्ज हो गया, फर्दर करंट फ्लो करेगा उसमें? नो सर। No. तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो डीसी करंट है वो तो कांस्टेंट होता है। अगर वो बेचारा फ्लो करेगा भी तो बिल्कुल एक लम्हे के लिए फ्लो करेगा, इसलिए कि कैपेसिटर इतनी देर में चार्ज हो जाएगा, फर्दर करंट पास कर पाएगा नहीं। इसीलिए जो कैपेसिटर है, इससे हम ये कहते हैं कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक और चीज चले मैं यहाँ बता दूं आप लोगों को, मैंने अभी तक बताई नहीं है। ठीक है, यहीं पर देखिएगा, ये होता है रेजिस्टर और ये होता है कैपेसिटर और ये होता है इंडक्टर। यानी कि ये आपके पास रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है और ये आपके पास इंडक्टर है। ये इंडक्टेंस होती है। इनकी गौर से कोई भी जो खास बात सुनिएगा, ये जो रेजिस्टर है, चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो, इसकी रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ये वही रहती है, जितनी होती है उतनी ही रहती है। आ गया समझ में? हेलो, ये जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, इस पे के इससे चाहे एसी करंट पास हो चाहे डीसी करंट पास हो, अगर ये 10 किलो ओहम है तो 10 किलो ओहम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, बिकॉज ऑफ हीट अब थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, वो टॉलरेंस मेंशन होती है। समझ में आ गया? यस सर। लेकिन ये जो कैपेसिटर है, इसके साथ ऐसा नहीं होता, इसके साथ ऐसा नहीं होता। इसकी जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो लिखा जाता है XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC, ये फॉर्मूला होता है। क्या मतलब है इसका? ये जो कैपेसिटर है, अगर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे ज्यादा, यानी कि एक कैपेसिटर आपके पास 1 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा 10 माइक्रोफेरेड का है, तो रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? हेलो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा 10 माइक्रोफेरेड का है, तो किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो 1 माइक्रोफेरेड का उसकी ज्यादा होगी। ऐसा ही है ना? उसकी ज्यादा होगी सर। यस सर, 1 की ज्यादा ठीक होगी। है ना, 10 की कम होगी। अच्छा, जी। रेजिस्टेंस में अब यहाँ देखिएगा फ्रीक्वेंसी भी है। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास एक कैपेसिटर है, फ्रीक्वेंसी हम वेरी करते हैं।
अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है यानी कि इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टेंस टू द सिग्नल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? बताइए। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो रेजिस्ट कैपेसिटर से पास हो रहा है, देखिए ये सिग्नल पास हो रहा है ना, अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो जाहिर है रेजिस्ट तो ये भी करता है, कैपेसिटर करता है ना, इसकी भी रेजिस्टेंस होती है, यस सर। इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? क्रीज में भी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी, क्या होगी? यस यस सर। सर। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इजीली पास होंगे, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स मुश्किल से पास होंगे। अब आ गया समझ में? ये जो रेजिस्टर था, इसकी रेजिस्टेंस कोई चेंज नहीं होती, तो जब इसकी रेजिस्टेंस तो स्टैंड स्टिल है, सिग्नल की कोई भी फ्रीक्वेंसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो आमतौर पे होता है ना कि हम एक वर्ड यूज करते हैं कि आपने किसी को बोल दिया, उसने बदले में कोई जवाब दिया, आप कहते हैं आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? हम रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते? हेलो यस हेलो। सर। अच्छी बात पे खुश, कोई सही बात बोले खुश होते हैं, थोड़ा सा हमें बुरा लग जाए तो हम बुरा मुंह बनाते हैं, कुछ कह भी देते हैं उसको। तो हम रिएक्शन क्यों कहते हैं इसके? इसलिए रिएक्शन कहते हैं कि एक्शन के को देखते हुए हम जवाब देते हैं। यानी कि आप जो है ये बताएं कि अगर आपका एक ही जवाब हो, कोई आपको कुछ भी कहे तो क्या हो जाएगा? ये तो रिएक्शन नहीं हुआ ना। अगर यस आपसे सर। कोई ज्यादा हार्श बात करेगा तो आप भी ज्यादा उसको ज्यादा हार्शली रिप्लाई करेंगे, ठीक है? कम हार्श बात करेगा, कम हार्श बात करेंगे आप भी। आपसे प्यार से बात करेगा, आप भी प्यार से बात करेंगे, ठीक है ना? डिसेंटली बात सर इन करेगा, कर दें स्टूडेंट्स को। बात करेंगे। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? सर इसका मतलब है स्टूडेंट्स को जैसा इन कर रवैया सामने वाला आपसे अपनाएगा, आप भी उसके साथ वैसा ही रवैया अपनाएंगे बदले में, इन रिटर्न। तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। अब आ गया समझ में रिएक्शन किसे कहते हैं? तो यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ क्या है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो फिक्स हो गई। अब बदले में क्या बचा? बदले में बचा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। सिग्नल तो एसी करंट होता है ना भाई, एसी करंट को सिग्नल ही कहते हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो रेजिस्टेंस चेंज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये अपने रेजिस्टेंस को इन अकॉर्डेंस विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, चेंज कर रहा है। तो इसीलिए इसको अब हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंस। क्या कहेंगे? हेलो। रिएक्टेंस। रिएक्ट। जो रेजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस होती है, जो कैपेसिटर होता है उसकी रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस होती है। दोनों ओहम में नापी जाती हैं। दोनों किस में नापी जाती हैं? ओहम में नापी जाती हैं। फर्क क्या है? एक कांस्टेंट होती है और एक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब आ गया समझ में? जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टर की, ये फिक्स है। इसमें से एसी करंट चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी का पास हो, मींस कोई किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पास हो, इसकी अगर वैल्यू 10 किलो ओहम है, ये 10 किलो ओहम ही रहेगी। बट ये जो कैपेसिटर है इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, इसलिए हम इसको रिएक्टेंस कहते हैं। इसी तरह ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है ये भी वेरी करती है, इसको भी हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो देखिएगा, तो अकॉर्डिंग टू दीज टू फार्मूलाज क्या नजर आ रहा है आपको? जो इंडक्टर है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। कैपेसिटर जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। इसको भी रिएक्टेंस कहते हैं, इसको भी रिएक्टेंस कहते हैं। जब इनको डिफरेंशिएट करना हो, एक दूसरे से अलग अलग डिस्टिंग्विश करना हो, तो हम कहते हैं दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। आगे समझ में? क्या कहते हैं? यस सर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर आपके पास एक सर्किट हो जिसमें तीनों चीजें लगी हुई हो, क्या लगी हुई है जिसमें? कहाँ गया?
हाँ, जिसमें तीनों चीजें एट अ टाइम मौजूद हों, यानी कि उस सर्किट में एट अ टाइम रेजिस्टर भी हो, क्या हो बेटा, रेजिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी हो, तब हम क्या कहेंगे, तब हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू R प्लस XC प्लस XL। और ये जो Z है इसको हम ना रेजिस्टेंस कहेंगे ना रिएक्टेंस कहेंगे, पता क्या कहेंगे इसको, इसे कहेंगे इम्पीडेंस। क्या कहेंगे, हेलो, Impedance. इम्पीडेंस। ये भी रेजिस्टेंस होती है, ये भी ओहम में ही नापी जाती है। अब आगे से समझ में, इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो रिएक्टेंस होगी कैपेसिटिव, सिर्फ इंडक्टर है तो जो रिएक्टेंस होगी वो होगी इंडक्टिव, सिर्फ रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस होगी। अगर तीनों या दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो उस केस में अब आप क्या कहेंगे, आप उसे रिएक्टेंस कहेंगे तो फिर बताना पड़ेगा कौन सी, कैपेसिटिव या इंडक्टिव। अगर तीनों लगे हुए तो बताना पड़ेगा क्या है। तो इसीलिए बजाय इसके कि तीनों नाम लिए जाएं कि इसमें रेजिस्टेंस भी है, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है, इसमें कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, हम एक अलग से नाम यूज करते हैं जो कहलाती है इम्पीडेंस। क्या कहलाती है, हेलो, क्या कहलाती है बेटा, इम्पीडेंस। अब गौर से सुनिए, आप कहीं भी किसी भी बुक में Impedance. अगर इम्पीडेंस का नाम सुने तो आप समझ जाइएगा कि जो इसमें से पास हो रहा है वो डीसी करंट नहीं है, वो एसी करंट है। क्लियर, इसका मतलब क्या है कि सर्किट में रेजिस्टर कैपेसिटर के साथ साथ कैपेसिटर या इंडक्टर भी लगा हुआ है और इनकी इम्पीडेंस जो है इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है। आमतौर पे जब आपके पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर होते हैं तो आप उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पढ़े हैं ना, हाँ। यस सर। आप कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सर रेजिस्टेंस पढ़े। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पर वैसी तो चीज है, कोई अलग चीज थोड़ा ही है, बस ये एक Yes, sir. साथ ही रेजिस्टर नहीं है, कोई कैपेसिटर है, कोई इंडक्टर है, कोई रेजिस्टर है। अब जब आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी तो आप उसे रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे बल्कि आप उसे इम्पीडेंस कहेंगे। अब गौर से देखिएगा, मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ। अगर एक सर्किट है जिसमें तीनों चीजें सीरीज में लगी हुई हैं, क्या लगी हुई है बेटा, ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, क्या इसमें से डीसी करंट पास हो सकता है, हाँ, क्या इसमें डीसी करंट फ्लो कर सकता है, कोई बताएगा। आपके पास फार्मूलाज हैं, आप कहेंगे सर रेजिस्टर जो है ये डीसी करंट फ्लो का फ्लो अलाउ करता है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो एक्सएल 0 हो जाता है, इसका मतलब है इंडक्टर भी डीसी करंट को अलाउ करता है। तो फिर ब्लॉक को अगर एफ 0 हो जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट जो डीसी करंट को ब्लॉक कर रहा है, कैपेसिटर डीसी करंट को फ्लो नहीं करने देगा। अगर इसमें आप एक सिग्नल सोर्स लगा देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या वो इसमें से पास हो पाएगा पूरी तरह से, आप कहेंगे वो भी पास नहीं हो पाएगा। क्यों, रेजिस्टर को कोई एतराज नहीं होगा, कैपेसिटर को कोई एतराज नहीं होगा, इसकी रिएक्टेंस बहुत कम हो जाएगी, बट इंडक्टर उसे ब्लॉक करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई इंटरमीडिएट वैल्यू का फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ना बहुत हाई हो ना बहुत लो हो, वही ठीक से पास हो पाएगा। क्यों, इसलिए कि उसे ना ये ब्लॉक करेगा ना ये ब्लॉक करेगा, और ये इसको तो एतराज ही नहीं होता। अब हम आते हैं वापस अपने असल टॉपिक की तरफ जो बुक में मेंशन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इससे सर मुताल्लिक? सर हाँ, इंडक्टेंस किस पे बेस्ड करेगा सर? इंडक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पे, ये इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस तो मटेरियल उसके शेप पे ये क्वाइल्स होती है ना बेटा, सोलेनॉइड्स क्वाइल्स, उनकी इंडक्टेंस होती है। ठीक है, ये जाहिर है कि ये उसकी शेप पर, उसके डिफरेंट चीजों पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। बट ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस तरह कैपेसिटर की शेप पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस की शेप पे डिपेंड करता है। तो उसमें देखा जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने, जिस तरह कॉइल होती है ना आपके पास, आप अगर पंखे मोटर इनको खोलें तो इनमें जो वाइंडिंग्स होती हैं
उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो इंडक्टेंस ज्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो इंडक्टेंस कम होगी। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन सुना है कि नहीं सुना आपने, ट्रांसफार्मर में होती है ना। यस सर। जब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा होते हैं तो इंडक्शन ज्यादा होती है, कम होते हैं तो कम होती है। फेरेडे लॉ ऑफ इंडक्शन पे डिपेंड करती है, याद आ गया। यस सर। ठीक है, तो इसके इस हिसाब से फिर दूसरा आपने देखा होगा म्यूचुअल इंडक्शन, कि ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इनके बीच में मीडियम कौन सी है। अगर एयर है तो इंडक्शन कम होगी, और अगर एयर के बजाय कोई आपके पास वो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है तो भी इंडक्शन ज्यादा होगी। सही है, ये चीजें आप कुछ ना कुछ लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बहरहाल चूंकि आप कंप्यूटर साइंस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के तो है नहीं, तो इतने डिटेल में आपके लिए कोई ज्यादा नेसेसरी नहीं होता, बट नो हाउ होनी यस चाहिए। सर। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बातें बता दी। बस थोड़ा सा लॉस ही होता है कि टॉपिक से हट जाते हैं हम लोग जब ये बातें बतानी होती हैं। ओके, तो आप लोग सेमेस्टर 1 में हैं, तो जी सर। कुछ अर्से बाद आप मुझे भी कंप्यूटर साइंस में देखें। ठीक है, तो उस वक्त आप मुझसे सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कंप्यूटर की चीजें भी पढ़ेंगे। अच्छा सर। इंशाल्लाह सर। तो थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। नजर सबको आ रहा है? जी सर। अब देखिएगा इधर। अच्छा, ये जो आर ई लिखा हुआ है, ये एमिटर रेजिस्टेंस लिखी हुई है, एमिटर डोमेन। बताया था ना कि जब आपका जो डायोड होता है फॉरवर्ड बायस होता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है कि नहीं होती। इससे पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को, जिसको आर ई से रिप्रेजेंट किया था कंप्लीट मॉडल में, याद है जिसको हमने इंक्लूड किया था, आर डी से लिखा मेंशन किया था। ले जाऊं पीछे, ये याद आ गया आप लोगों को कि जो डायोड है जब फॉरवर्ड बायस होता है, आप कहते हैं इसके क्रॉस 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन साथ में मैंने बताया था कि इसके डायनामिक रेजिस्टेंस भी होती है। बताया था कि नहीं बताया था। यस सर। और वो बायसिंग के साथ चेंज होती रहती है। इसका मतलब वो तो चेंज होती रहती है उसकी वैल्यू, लेकिन बहरहाल फिर भी कैलकुलेशन में अगर कंसिडर करेंगे कोई ना कोई वैल्यू तो रखना पड़ेगी ना उसकी, चाहे एवरेज वैल्यू क्यों ना ले लें हम। सर वो तो निगलेक्ट कर देते थे ना, बहुत कम होती थी। हाँ, तो बहुत कम होती थी, लेकिन यहाँ देखिएगा इंक्लूड की गई है। अब मैंने बताया था कि ये जो बेस इमिटर जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होता है कि नहीं होता। क्यों, आर ई। इसलिए कि ये इमिटर रीजन्स में ये की वजह से जनरेट हो रही है। किसकी वजह से जनरेट हो रही है बेटा, ये इमिटर रीजन से जनरेट हो रही है। यानी कि बेस आपने देखा था ना, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो इमिटर इमिट करता है वो बेस इमिटर जंक्शन से पास होते हैं। ठीक है, वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर करंट बनाते हैं और बेस करंट बनाते हैं, पास तो बेस इमिटर जंक्शन से होते हैं। तो इसलिए वो इस रेजिस्टेंस को क्या कर, मैंने इसको आर डी के नाम से पढ़ाया है, वही चीज है। अब आप उसे आर ई के नाम से नोट कर लें। ठीक है, और ये जो प्राइम लगाया ये इसलिए लगाया गया कि ये डायनामिक होती है, लेकिन बहरहाल कैलकुलेशन में तो हमें इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ेगी। डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यूअसली चेंज होने वाली चीज जो चेंज होती है। तो अब ये देखिएगा, आपके पास ये जो सर्किट है, जब आप इसे ये सिग्नल देते हैं तो आउटपुट पे ये मिलता है। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है, यहाँ देखिएगा मैंने क्या बताया था इससे पहले। मैंने आपको जब ट्रांजिस्टर पढ़ाया था तो क्या बताया था कि अगर बेस करंट इंक्रीज करता है, अगर बेस करंट इंक्रीज करता है तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करता है, यही बताया था ना।
हेलो, यस सर। लेकिन यहाँ आप क्या नोट कर रहे हैं, गौर से देखिएगा कि अगर बेस VBB इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल, याद है मैंने आपके सामने लिखा था IB इज इक्वल टू VBB -0.7 डिवाइडेड बाय RB, ऐसा ही था। अब ये जो VBB है इसके साथ आप साथ में VS भी ऐड कर लें। क्या कर लें VS को? यहाँ पर छोटा सा मैं किसी और कलर में राइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए, ये सीरीज पैरेलल जिस तरह भी जोड़ें, ठीक है। तो आप इसको यूँ समझिए कि VBB इसमें ऐड हो गया और जिसकी वजह से ये VS इसमें ऐड हो गया और ये VBB वेरिएबल बन गया। क्या बन गया VBB? हेलो, वेरिएबल बन गया। ये VS इसको एक्चुअल वैल्यू से इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। ये जो जितना इसमें चेंज आएगा हम कहेंगे दिस इज VS, दिस इज सिग्नल एम्पलीट्यूड। सॉरी, ये मैंने आपको पीक टू पीक बता दिया है, एक्चुअली सिग्नल एम्पलीट्यूड ये होगा, ठीक है। ये वाली लाइन में हटा देता हूँ क्योंकि VBB की एक्चुअल वैल्यू तो ये थी ना जो डैश लाइन से शो की थी। सिग्नल क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, तो ये सिग्नल एम्पलीट्यूड है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब पॉजिटिव पल्स आती है सिग्नल की तो VBB इंक्रीज कर जाता है, जब नेगेटिव पल्स आती है तो VBB डिक्रीज कर जाता है। जब VBB इंक्रीज करेगा तो IB इंक्रीज करेगा और जब VBB डिक्रीज करेगा तो IB क्या करेगा बेटा? हेलो, IB डिक्रीज करेगा, ऐसे ही है ना। VBB इंक्रीज करेगा, IB इंक्रीज करेगा, VBB डिक्रीज करेगा, IB डिक्रीज करेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि VBB चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ VF सिग्नल, ठीक है। हेलो, अब चूंकि VBB चेंज हो रहा है तो यहाँ गौर से देखिएगा, ये V इनपुट है, यहाँ का वोल्टेज अब की बार हमने VB कैपिटल नहीं लिखा, इसको हमने लिखा VB स्मॉल। क्या लिखा है इसको हमने? VB स्मॉल लिखा है, इसलिए कि वोल्टेज चेंज हो रहा है ना। ये चेंजिंग बिहेवियर ये तो AC बिहेवियर होता है। और हम नोट यही कर रहे हैं कि यहाँ पर बेस वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है। ये जो चेंज है यही तो सिग्नल है, यही तो आगे एम्पलीफाई होगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक यहाँ पर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है और बताई गई है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। हम कहेंगे कि हमने इनपुट वोल्टेज कितना दिया, इनपुट वोल्टेज आपके पास VB है, आउटपुट वोल्टेज कितना मिला, वो VC है। इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाएगा करंट गेन। वो क्या कहलाएगा? सॉरी, वोल्टेज गेन। वो कहलाएगा वोल्टेज गेन। एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करके देता है ना। हम कहेंगे कि ये V इनपुट दिया और बदले में हमें ये V आउटपुट मिला, ऐसा ही है ना। तो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन, V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट। अब यहाँ पर आपके पास V आउटपुट क्या है? V आउटपुट तो VC है और V इनपुट क्या है? ये VB है। ये क्या है बेटा? ये आपके पास VB है, सही है। अब VB को आप फाइंड करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, इसलिए कि ओहम्स लॉ आप पढ़ के आए हैं। आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR। पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए? यस सर। तो अब यहाँ पर ये वोल्टेज है, देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वोल्टेज है। रेजिस्टेंस सिर्फ कौन सी है रास्ते में? RE डैश। और RE डैश से कौन सा करंट पास हो रहा है? सिर्फ IB पास हो रहा है या पूरा IE करंट पास हो रहा है? पूरा IE करंट पास हो रहा है, ऐसे ही है ना। इसमें कलेक्टर करंट भी इन्वॉल्व हो गया, बेस करंट भी इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, VB एग्जैक्टली इक्वल टू IE इंटू RE डैश। अच्छा, ये क्या मैंने बताया था कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो VC के इक्वल है। तो VC किसके इक्वल है? VC वोल्टेज अगर आपने देखना हो। अच्छा, यहाँ ये चीज थोड़ा सा आपके लिए मैंने बता दिया कि इधर भी ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है। ये वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज है। अब आपसे एक मेरा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो वोल्टेज है
आप इधर से देख रहेंगे आपको वोल्टेज नजर आ रहा है, इधर से देखेंगे, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है एक किस्म से, यानी कि ये ग्राउंड है। क्वेश्चन ये है कि इधर से ये जो वोल्टेज होगा, क्या ये वोल्टेज एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होगा? यानी कि ये एक पॉइंट है, देखिएगा इधर समझाने के लिए। आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए, एक सीढ़ी उतरने के लिए आपके पास एक स्टेयर्स ये हैं, दूसरी स्टेयर्स ये हैं, ये आप ग्राउंड पर आ गए उतर के। इस स्टेयर से उतरेंगे या इस स्टेयर से उतरेंगे, एक ही जितना नीचे उतरेंगे, डिफरेंट आपकी हाइट हर बार डिफरेंट होगी। हेलो, सेम होगी। हाँ, मे बी पाथ लॉन्गर हो जाए लेकिन हाइट तो सेम होगी। एक फ्लोर पे जाने के लिए आपके पास डिफरेंट रास्ते हैं, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट पाथ्स हैं, जहाँ पर ज़ाहिर है स्टेयर्स हैं, तो आप जिस भी स्टेयर से जाएंगे हाइट तो आपकी उतनी होगी, पोटेंशियल लेवल तो आपको उतना ही होगा। तो यहाँ ये मैंने बता दिया कि इसका मतलब ये है कि जितना वोल्टेज ये है उतना वोल्टेज ये है। इसका मतलब है ये सोर्स वोल्टेज है, इसमें से अगर ये कट कर दिया जाए तो बाकी क्या बचेगा? ये बचेगा। बाकी क्या बचेगा? हेलो, ये बचेगा। सही है। तो यहाँ पर ये आपने लिख दिया VC इज इक्वल टू ICRC, VC इज इक्वल टू ICRC, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो आप वोल्टेज देखना चाह रहे हैं, मैंने इससे पहले क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि VCC होता है VCE प्लस ICRC के इक्वल। ये वो सोर्स वोल्टेज इन दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इन दोनों का समेशन ऑलवेज इसके इक्वल होगा। अगर ये एग्जैक्टली 50-50 आधा इधर होगा आधा इधर होगा तो क्या हो जाएगा? और आपने ये फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? आप इसमें से ये आधा कट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यानी कि आप बता सकते हैं कि VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, बता सकते हैं ना? अच्छा, अब ये तो VCE है, ये तो VCE है। अब चूंकि आपके पास एमिटर ग्राउंड पर है तो VCE जो है आप यहाँ बता सकते हैं कि VC इज इक्वल टू VCE, इसलिए कि ये ग्राउंड पर है। यहाँ का वोल्टेज VC है, ये यहाँ से नापा जाएगा, ठीक है। और VCE इन दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। क्योंकि एमिटर ग्राउंडेड है तो इसीलिए VCE और VC एग्जैक्टली इक्वल होंगे। क्या होंगे? एग्जैक्टली इक्वल होंगे। अच्छा, अब आपके पास ये जो फार्मूला है VC का, ये फार्मूला इसने लिख दिया यहाँ पर कि भैया जितना वोल्टेज आपके पास ये होगा एग्जैक्टली उतना ये होगा। अब इसके लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, IC आपके पास है, तो क्यों ना हम ये फाइंड कर लें और बता दें दिस इज इक्वल टू दिस वन। कोई एतराज है? हेलो, बिल्कुल ऐसे है कि एक शख्स है जिसके दो बेटे हैं, उसके बाद उसकी विरासत दोनों में एग्जैक्टली आधी आधी तकसीम होगी ना। हेलो, यस सर। और ठीक है ना, आधी आधी तकसीम होगी। तो आप अगर ये फाइंड कर लें तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ये कि नहीं है? तो मैंने क्या बता दिया कि ये VC के इक्वल है। आप VC फाइंड करेंगे तो सीधा सीधा ये फाइंड कर लें, आपको ये मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखिएगा ये फार्मूले में लिखा हुआ है VC इज इक्वल टू ICRC। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपने इक्वेशन देखी होगी, IE किसके इक्वल होता है? IB, ये मैंने IE स्मॉल में लिख दिया, AC करंट की बात हो रही है, प्लस IC, ठीक है। अब साथ में मैंने क्या बताया था कि IE इज वेरी वेरी ग्रेटर, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये लगा दिया, वेरी ग्रेटर देन IC एंड विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IB। अब बताइए, क्या मैं यहाँ पर कभी कभी हम चीजों को राउंड ऑफ करते हैं ना, हम कहते हैं कि 95 को 100 मान लो, 105 को भी 100 मान लो, राउंड ऑफ करते हैं कि नहीं करते? जब आप अक्सर शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर दो Yes, sir. रुपए होते हैं तो वो 4 रुपए चार्ज कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हम ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर सकते
कि IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE, इसलिए कि IB तो बहुत कम होता है। अपने काम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, अब ये मान लें कि IB बहुत ही कम होता है, इग्नोर कर दो, और हम ये मान लें कि IC इज इक्विवेलेंट टू IE, IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE। जैसे हम ये मानेंगे, गौर से देखिएगा फॉर्मूले में क्या नजर आ रहा है आपको। जब तक हमने फॉर्मूले में एक्चुअल IC कंसिडर किया था, एग्जैक्टली इक्वल का सिंबल था, आगे नहीं था। और जैसे ही हमने फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया, हमने कहा कि ये मान लो कि भाई IC बहुत, IB बहुत ही कम होता है, इग्नोर इट, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फौरन फॉर्मूले में क्या आ गया, अप्रोक्सीमेशन का आ गया ना साइन। Yes, sir. तो ये आपने VCE भी फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ IE एंड RC, और V भी फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ IE एंड RE। इस सारी मेहनत का नतीजा क्या मिला, हमने जब यहाँ पर फॉर्मूला वोल्टेज गेन का अप्लाई किया ना, VC डिवाइड बाय VB, तो VC की वैल्यू अप्लाई कर दी, VB की वैल्यू अप्लाई कर दी, IE से कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्मूला हो गया, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो कहलाता है वोल्टेज गेन। कि अगर हमें इस पर इनपुट वोल्टेज सिग्नल देंगे तो आउटपुट पर कितने वोल्टेज का सिग्नल मिलेगा। और इसने बता दिया कि अब आपको कोई सिग्नल नहीं देखना, कोई उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, बस एक अंदाजा लगाना है कि वोल्टेज गेन, ये जो सर्किट है, ये जो एम्पलीफायर का सर्किट है, इसका गेन कितना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 वोल्ट का, हमें पता चल जाए कि इसका गेन 5 है, 1 वोल्ट का सिग्नल 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट का 10 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट का 20 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। अगर गेन 5 हो, हेलो, Yes, sir. तो ये जो गेन है यही एम्पलीफिकेशन है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 ये डिपेंड करता है RC पर, नंबर 2 RE डैश। सिर्फ ये दो पैरामीटर देख के आपको, इनको देखकर आप बता सकते हैं कि जो सिग्नल एम्पलीट्यूड है वो कितना एम्पलीफाई होगा, कितना एम्पलीफाई होगा। एक चीज यहाँ पे बाकी है जो ये इस सर्किट में देखिएगा, यहाँ पॉजिटिव पीक है तो यहाँ नेगेटिव पीक है, यहाँ नेगेटिव पीक है तो यहाँ पॉजिटिव पीक है। ये चीज आई थिंक मैं अभी छोड़ देता हूँ, अभी नहीं बता रहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आगे अगर नेक्स्ट चैप्टर में जाने का मौका मिला तो जरूर आप लोगों को पता चल जाएगी। सही है, समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर आप इस सर्किट का, इस ट्रांजिस्टर का, ये जो सर्किट आपके पास ड्रॉ है जिसमें ये जो वैल्यूज लगी हुई हैं RC की, वैल्यूज ये मेंशन नहीं है, अगर आप ये वैल्यूज मेंशन हो और आप उसका गेन फाइंड करना चाह रहे हो तो आप बता सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर का गेन कितना होगा। ओके, अच्छा, यहाँ अब एक खास बात आपको बताने वाला हूं मैं। यहाँ गौर से देखिएगा, मैंने डायोड के बारे में बताया था कि जब आप डायोड को कंटिन्यूसली यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ हीट अप, उसकी जो डायनामिक रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। बताया था कि नहीं बताया था। सेमीकंडक्टर है ना, जितना हीट अप होगा उतना इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, कंडक्शन बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। याद आ गया। यस सर। तो जब ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करेगा तो ये बताया जाता है कि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं होता है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। आप किसी बंदे को जॉब पर रखते हैं, वो और रखते हैं, ठीक से काम करके दिखाता है और लगातार पंक्चुअल आता है, प्रॉपर काम करता है। एक बंदा आप रखते हैं, 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन भाग जाता है या डंडे मारना शुरू कर देता है, तो आप क्या कहते हैं, यार मजा नहीं आया, काम नहीं कर रहा ठीक से। ऐसे होता है कि नहीं होता। यानी Yes, कि sir. आप ही चाहते हैं कि उसे जिस काम के लिए रखा गया है वो पूरा पूरा वही काम करे, उससे ना कम ना ज्यादा। तो इसी तरह जब आप एम्पलीफायर को यूज करते हैं तो एम्पलीफायर का एक ही टास्क होता है, टू एम्पलीफाई द सिग्नल, बट हाउ मच, कितना एम्पलीफाई करे ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज तय होनी चाहिए। जिस तरह बैंक से आप कभी लोन ले लेना तो वो बताएं आपको कि भाई आपसे हम लेट्स से कि हम आपसे 10% इंटरेस्ट लेते हैं, और आपने ठीक है पहले 2 महीने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर दिया,
इसके बाद तीसरे महीने आए कहें नहीं जनाब हम तो 12% लेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या हो गया जनाब, दिमाग तो ठीक है, आप परेशान होंगे कि नहीं होंगे कि ये तो मुझे लूट लेंगे, 10% पे बात हुई थी, अभी 12% कर दिया, अगले महीने हो सकता है 14% कर दें, हो सकता है 15% कर दें, पता नहीं कहाँ जाके रुके। हाँ, परेशानी sir. होती कि नहीं होती? तो जी वहां सर। आप क्या चाहते हैं कि जो भी चीज हो फिक्स हो जाए, जो भी चीज हो तय हो जाए, ना उससे ऊपर जाए ना उससे नीचे जाए, नीचे जाएगी तो उसको लॉस होगा आपको फायदा होगा, ऊपर जाएगी तो उसको फायदा होगा आपको लॉस होगा। तो मामला सही से चले उसका मतलब वो कब होगा, जब दोनों का लॉस प्रॉफिट चेंज ना हो, दोनों खुश रहें, ठीक है, वो कब होगा, जब चीज फिक्स रहेगी, ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी। तो यूं ही जब हम एम्पलीफायर को सिग्नल ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसके जो भी वोल्टेज गेन है वो ही रहे, ना उसमें इजाफा हो ना उसमें कमी हो, ना उसमें इजाफा हो और ना उसमें कमी हो। आ गया समझ में? हेलो। ठीक है सर। अब मैंने आपको डायोड के बारे में बताया है कि जब डायोड को आप फॉर लॉन्गर टाइम यूज करते हैं तो बिकॉज ऑफ हीट अप, सर आवाज नहीं आ रही। जब आप डायोड को लॉन्गर टाइम यूज करते हैं बिकॉज क्या होता है, उसके डायनेमिक रेजिस्टेंस डिक्रीज कर सकती है कि नहीं कर सकती? Yes हेलो। sir. तो ये डायोड ही तो है, बेसिमीटर जंक्शन क्या है, डायोड ही है ना, फॉरवर्ड बायस्ड है, डायोड ही है ना भाई, कुछ और तो नहीं है। यस सर, Yes डायोड है। sir. तो अगर ये डायनामिक रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए तो वोल्टेज गेन क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। तो इसे हम कहेंगे कि दिस इज अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, गेन शूट कर जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। हमें गेन चाहिए लेकिन उतना चाहिए जितना हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, क्योंकि जितना हम चाहते हैं अगर वो उतना प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमारे किसी काम का नहीं। तो ये जो एम्पलीफायर है, ये जो आपके सामने सर्किट आपने देखा है, ये एम्पलीफाई तो कर रहा है बट दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज नॉट अ गुड एम्पलीफायर because the gain is not stable, it may increase because of heat up in the circuit। ठीक है, हेलो, समझ में आ गया कि नहीं आया? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया है, वोल्टेज गेन सर स्क्रीन पूछा है। शो नहीं हो रही आपकी। देखते हैं, अब हो रही है बेटा? यस सर अब हो रही है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, वोल्टेज गेन पूछा है इसने। तो आप जानते हैं कि दो चीजों पे डिपेंड करती है, आरसी एंड आर ई डैश, दोनों गिवन थी, आपने वोल्टेज गेन बता दिया। ठीक है, यहाँ कितनी चीजें पूछी गई हैं। नंबर 1, डिटरमाइन द वोल्टेज गेन एंड द एसी आउटपुट। आपने बताना है कि यहाँ वोल्टेज गेन कितना है और ये जो आप सिग्नल दे रहे हैं आउटपुट पे कितना मिलेगा, आउटपुट पे कितना मिलेगा ये देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वोल्टेज गेन फाइंड किया, इसके बाद आप बता देंगे कि वीवी वोल्टेज जो होगा गेन के हिसाब से वो कितना आउटपुट कितना बनेगा। यानी कि आप यहाँ पर अगर लेट्स से कि 1 वोल्ट का मिली वोल्ट का सिग्नल देंगे तो यहाँ पर आउटपुट पे 20 वोल्ट का 20 मिली वोल्ट का मिलेगा। ठीक है, ये आरएमएस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, बाय मिस्टेक लिखा गया है या अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही है भाई। ये जो यहाँ पर वोल्टेज सिग्नल आपको बताया गया है, आमतौर पर इससे पहले याद है रेक्टिफायर मैंने बताया था कि जब भी आप वोल्टेज बताते हैं वो पीक वोल्टेज नहीं बताते, ज़्यादातर आरएमएस वोल्टेज बताते हैं।
आपके घर पे जो वोल्टेज आ रहा है 220, ये पीक वोल्टेज नहीं है, ये आरएमएस वोल्टेज है। ठीक है ना? याद आ गया कि नहीं आया? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो इसलिए ये आरएमएस लिखा हुआ है। खैर ये तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है आप लोगों के लिए। देखिएगा, ये इस बुक की अच्छी बात ये है कि हर टॉपिक के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने ये मालूम करना हो ना, अपने आप को सेल्फ जजमेंट करनी, असेसमेंट करनी हो कि आपको वाकई चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई, बस आप ये देख लिया करें कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस टॉपिक को ऊपर से नीचे तक पढ़ें, इसके बाद ये सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इट इज सेटिस्फैक्टरी फॉर यू दैट यू हैव अंडरस्टैंड या यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। दूसरा इसका एप्लीकेशन है एज अ स्विच। ये बहुत जनरल एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप रिमोटली चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप, जाहिर है कि लेट्स से कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, कराची में आप अपने घर का एसी स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना चाहते हैं, या कोई और चीज़ स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल ये पॉसिबल है। मोबाइल बेस्ड इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपके पास मोबाइल में आप डिफरेंट पहले कोड्स डिफाइन कर लेते हैं। वो कोड्स या तो आप एसएमएस करेंगे या ऑडियो कॉल होगी, कुछ भी दोनों में से एक ऑप्शन फॉलो किया जाता है। आप एसएमएस करेंगे, आपका जो आगे सर्किट लगा होगा, आपने लेट्स से कि स्विच ऑफ फैन का मैसेज वहाँ डिफाइन किया हो, तो जब ये मैसेज आएगा वो सर्किट उस सिग्नल को, वहाँ पर भी दोनों एंड पर मोबाइल होगा, एक मोबाइल आपके हाथ में होगा, एक मोबाइल उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा। जब वो सिग्नल वहाँ पर रिसीव होगा, आप उस सिग्नल को, आपका जो सेटअप है, जो छोटा सा सर्किट होगा, वो सिग्नल को क्या करे, उस मैसेज को रीड करेगा और उसमें से ऑन और ऑफ को नोट करेगा, और उसके मुताबिक मतलूबा पोर्ट पर, यानी कि जो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होगा, उसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ करेगा। बदले में वो रिले को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करेगा, और वो फिर आगे उस डिवाइस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करेगी। तो यहाँ ये बता दिया, देखिएगा ये ट्रांजिस्टर है। अगर आप बेस वोल्टेज जीरो कर देते हैं, अगर बेस वोल्टेज जीरो कर देते हैं तो वी आई बी जीरो हो जाएगा। आई बी जीरो हो जाएगा तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। इस वक्त इसको हम एज एन ओपन स्विच कंसिडर करेंगे। जिस तरह आप अपने घर में मैनुअल स्विच को ऑफ कर देते हैं ना, ये ओपन कहलाता है, स्विच ऑफ। अगर वी आप आई बी को मैक्सिमम कर देंगे, यानी कि वी बी को बढ़ा देंगे, ठीक है, आई बी अपने फुल वैल्यू पर आ जाएगा, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, आई सी सैचुरेटेड हो जाएगा। इस केस में स्विच ऑन कहलाता है। हम ये मानते हैं कि जब आपने देखा था ना, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा बेटा, जब ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ होता है तो ये कंडीशन होती है, जब स्विच ऑन होता है तो ये कंडीशन होती है। VCE जीरो, जीरो तो नहीं होता, ये मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और इससे आप थ्योरेटिकली जीरो या अज्यूम कर लेते हैं। प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता, बट थ्योरेटिकली जीरो अज्यूम कर लेते हैं। तो ये गौर से देखिएगा। ये नजर आ रहा है कि नहीं है? ये जो VCE है, जब ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होता है, सैचुरेटेड होता है, तो ये 0.7 होती है। लेकिन चलें छोड़ दें, इग्नोर कर दें उसको, आप कह दें कि ये जीरो होता है। क्या होता है? ये इक्वल टू जीरो होता है। और जब स्विच ऑफ होता है तो इक्वल टू VCC हो। ये देख लेते हैं मैं चैप्टर, ये देखिएगा इधर, ये आपके पास एक स्क्वायर वेव दिखाई है, यह एलईडी कनेक्टेड है। जब ये पोर्शन आएगा ना, ऑन ऑफ पोर्शन आएगा, तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, लाइट ग्लो करेगी। जब ऑफ आएगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगी। मींस जब ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होगा, करंट फ्लो करेगा, एलईडी ग्लो करेगी। जब स्विच ऑफ होगा तो ग्लो, करंट पास नहीं होगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगी। ओके, ये मेरे ख्याल में टॉपिक आपका आगे क्या है, फोटो ट्रांजिस्टर है। बस इसको छोड़ देते हैं फोटो ट्रांजिस्टर को, और हम आगे चल, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। ओके।